क्रिश डॉक्यूमेंट पढ़कर पहुंच 20 करोड़। क्रिश डॉक्यूमेंट पढ़कर भौचक्का रह गया। एंथोनी ने उसकी तरफ देखा और चेहरे का कोई भाव बदले बिना कहा, मिस्टर क्रिश, बात यह है कि यह एक प्रॉपर्टी ट्रांसफर एग्रीमेंट है। अगर आप इसमें साइन कर देते हैं तो मेरे क्लाइंट आर के खन्ना की सारी प्रॉपर्टी उसके नाम हो जाएगी। आर के खन्ना इंडिया का फेमस बिजनेसमैन था। उसकी एक बीवी थी, लेकिन कुछ महीने पहले उसकी मौत हो गई थी और उनका कोई बच्चा नहीं था। पहले आर के खन्ना ने अपनी सारी प्रॉपर्टी और पैसों को एक चैरिटी फंड में अपने नाम के अंदर शुरू करने का सोचा था, लेकिन अपनी मौत के कुछ देर पहले ही उसने अपना फैसला बदला और अपनी सारी जायदाद क्रिश के नाम कर दी। हालांकि आर के खन्ना के पैसे अब कानूनी तौर से क्रिश के हो चुके थे। एंथनी, जो कि आर के खन्ना का लॉयर था, उसने क्रिश का नाम आज से पहले कभी नहीं सुना था। नसीब की बात यह थी कि एंथोनी के किसी जानकार के होने की वजह से वो क्रिश को बैंगलोर में जल्दी से ढूंढ सका था। एंथनी हैरान था ये देखकर कि क्रिश असल में बहुत गरीब था। क्रिश एक छोटे से कॉल सेंटर में काम करता था। ये समझना मुश्किल था कि इतने बड़े बिजनेसमैन ने क्रिश जैसे साधारण इंसान को क्यों चुना था। कहीं ऐसा तो नहीं कि क्रिश आर के खन्ना का नाजायज बेटा है? एंथोनी अपने मन में सोचने लगा। दूसरी तरफ क्रिश को भी अभी लग रहा था कि वो कोई सपना देख रहा हो। उसने अपने हाथ में चुटी काटी और दर्द महसूस होने पर उसे विश्वास हुआ कि यह उसका कोई भ्रम नहीं था। मिस्टर कृष्णन, क्या आप ठीक है? एंथोनी समझ नहीं पाया कि क्रिश ने ऐसा क्यों किया। बेशक एंथोनी अभी तक ये नहीं जानता था कि क्रिश का आर के खन्ना से कोई ताल्लुक नहीं था। क्रिश आर के खन्ना को नहीं जानता था। उसने शायद अखबार में या टीवी में उनका नाम सुना था, बल्कि उसके परिवार की किसी पीढ़ी का किसी बड़े या अमीर इंसान से कोई ताल्लुक नहीं था। और आज अचानक इतने बड़े आदमी का उसके नाम सब कुछ करके चले जाना क्रिश को बेहद अजीब लग रहा था। वो समझ गया था कि शायद ये उसने किया था जिसकी कुछ देर पहले क्रिश को आवाज सुनाई दी थी। लेकिन वो आवाज थी किसकी? क्रिश ये सोचकर थोड़ा चिंतित था। इस पल क्रिश को विश्वास हो गया था कि वो आवाज एक बहुत ताकतवर इंसान की थी जो कुछ भी कर सकता था। दूसरी तरफ ये एहसास होने पर कि वो कुछ ही मिनट में गरीब से अमीर बन चुका था, वो अंदर ही अंदर खुशी के मारे उछलने लगा। अब नहीं नहीं, कुछ नहीं, क्रिश ने मुस्कुराकर एंथोनी को जवाब दिया। इससे पहले कि एंथोनी डॉक्यूमेंट्स वापस ले जाता, क्रिश ने एक झटके में उन डॉक्यूमेंट्स में दस्तखत कर दिए। दस्तखत हो जाने के बाद एंथोनी डॉक्यूमेंट्स को अंदर रखने से पहले देखने लगा। क्रिश अचानक बोला, मिस्टर एंथनी, क्या मैं पूछ सकता हूं कि इस समय मैं कितने पैसे इस्तेमाल कर सकता हूं? एंथनी ने डॉक्यूमेंट्स अपने बैग में रखे और अपने दिमाग में गंभीरता से कुछ सोचते हुए कहा, एग्रीमेंट के हिसाब से जब कॉन्ट्रैक्ट काम करने लगेगा तो मिस्टर आर के खन्ना का सब कुछ आपके नाम हो जाएगा। सारे पैसे आपके बैंक में ट्रांसफर होने में 2 से 3 दिन लग जाएंगे। बैंक में आपके 20 करोड़ रुपए आएंगे, जैसा कि इस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है। लेकिन इसके अलावा अगर आप मिस्टर खन्ना की रियल एस्टेट बेचेंगे तो उसे मिलाकर आपके पास कुछ 30 से 40 करोड़ हो जाएंगे। एंथनी मिस्टर खन्ना की प्रॉपर्टी के बारे में ध्यान से सोचते हुए बोला। अचानक क्रिश के चेहरे के भाव बदल गए। एंथनी को ऐसा लगने लगा मानो वो खुद से ही बात कर रहा हो। क्रिश उसकी तरफ देखकर बोला, अब क्या कोई तरीका है जिसकी मदद से मुझे 10 करोड़ अभी मिल जाए? मिस्टर क्रिश, मुझे माफ कर दीजिए। अगर ये काम मैं जल्दी करवाने की कोशिश भी करूं, लेकिन फिर भी उस प्रोसीजर को खत्म होने में 2 दिन तो लग ही जाएंगे। एंथनी सोचने लगा कि आखिर इस लड़के को इतनी जल्दी क्यों थी। वो कॉन्ट्रैक्ट में भी साइन कर चुका था, अब वो सारा पैसा उसी का था, तो उसे इतनी जल्दी क्यों थी? एंथोनी सोच रहा था कि क्रिश उससे बात कर रहा था, लेकिन असल बात तो ये थी कि क्रिश उस आवाज से बात कर रहा था जो उसके अंदर से आ रही थी। 10 करोड़ तुम्हारे बैंक में आ चुके हैं, क्रिश को उस चमत्कारी आवाज ने जवाब देते हुए कहा। कुछ सेकंड्स के बाद उस आवाज ने दोबारा क्रिश से कुछ कहा और वो एंथोनी की तरफ देखकर बोला, अब क्या तुम्हारे पास गाड़ी है? हाँ, एंथनी ने जवाब देते हुए अपनी बड़ी गाड़ी की तरफ इशारा किया। अब ठीक है,
प्लीज मुझे आईसीआई बैंक ले चलिए, क्रिश ने कहा। जी बिल्कुल। एंथनी का जवाब सुनते ही वो दोनों उसकी गाड़ी की तरफ चलने लगे। गाड़ी में बैठने से पहले क्रिश ने अपना 30,000 का फोन निकाला और उसे जमीन पर फेंक दिया। वो गुस्से में बोला, अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ये दृश्य देखकर एंथनी समझ नहीं पाया कि उसे हंसना चाहिए या नहीं। भले ही अपने मन में वो कुछ भी महसूस कर रहा था, लेकिन फिर भी उसने क्रिश से कुछ नहीं कहा, क्योंकि इस समय क्रिश का स्टेटस बहुत बड़े लोगों से ऊपर चला गया था। क्रिश के लिए 30,000 का फोन फेंकना कोई बड़ी बात नहीं थी। कुछ आधे घंटे मैं ये बाद कर दिया वह बैंक के गेट पर पहुंच आज गया। नहीं लाने मैं क्या करना। क्रिश रास्ते में बदलाव देखकर थोड़ा हैरान था। जिस जगह से क्रिश को लाया गया था, वो जगह क्रिश के लिए एकदम अनजान थी। क्रिश गाड़ी से उतरा और एंथोनी की तरफ देखकर बोला, अब मेरा इंतजार करिएगा, मैं बस थोड़ी देर में आ जाऊंगा। क्रिश का खाता आईसीआई बैंक में था। ये वही बैंक था जिसमें क्रिश पिछले सुबह लोन लेने आया था। क्रिश बैंक के अंदर घुसते ही सीधा काउंटर पर चला गया। अब मुझे कुछ पैसे निकालने हैं, क्रिश ने उसी महिला से कहा जो कल उस जगह बैठी थी। उस महिला ने क्रिश की तरफ देखा और कल का दिन याद आने के बाद वो शांति से बोली, सर मुझे माफ कर दीजिए, अगर आप यहाँ पैसे निकालने आए हैं तो आपको बाकियों की तरह लाइन में लगना होगा। अगर मैं 1 करोड़ रुपए निकालना चाहूँ, क्या तभी भी मुझे लाइन में खड़ा होना पड़ेगा? क्रिश बड़े कॉन्फिडेंस से बोला, 1 करोड़? बैंक में बैठी महिला थोड़ा चौंक गई। उसे याद था कि कल यही इंसान उससे 10 लाख का लोन लेने आया था और आज अचानक वही इंसान 1 करोड़ अपने अकाउंट से निकालने आ गया। और साथ ही क्रिश के पहनावे और तौर तरीके को देखकर न केवल उस महिला को बल्कि लाइन में खड़े किसी आदमी को विश्वास नहीं हो रहा था कि क्रिश के बैंक में इतने पैसे थे। महिला जानती थी कि उनके इतने छोटे से बैंक के कस्टमर्स में से सिर्फ गिनती के कुछ लोग थे जिनके खाते में 1 करोड़ रुपए थे, और क्रिश उनमें से एक तो बिल्कुल नहीं था। क्या तुम्हें लगता है कि यह आदमी सच कह रहा है? मुझे तो लगता है ये हमारा वक्त बर्बाद करने यहाँ आया है। लाइन में खड़ा एक आदमी अपने पीछे खड़े लड़के के कान में खुसफुसाता हुआ बोला, आहा, कपड़े तो देखो इसके, मुझे तो इसके पास से शराब की बदबू आ रही थी, लगता है नशे में बातें कर रहा है। दूसरा आदमी बोला। क्रिश उन सब की बातों को अनसुना करते हुए उस महिला की तरफ देख रहा था। मुझे माफ करिए, लेकिन बैंक के अपने कुछ तौर तरीके हैं। अगर आप सच में 1 करोड़ निकलवाना चाहते ही हैं, तो आपको पहले एडवांस अपॉइंटमेंट लेनी होगी। महिला भी थोड़ा गुस्से में बोली। ये कहकर वह लाइन की तरफ मुड़ी और बोली, ठीक है, नेक्स्ट आगे आइए। इससे पहले कि पीछे से कोई आगे आता, क्रिश बिना इंतजार करे आगे बोला, अगर मुझे आज ही पैसे निकालने हैं तो। क्रिश उन लोगों में से नहीं था जो दूसरों को काम करने के लिए जबरदस्ती करे। वो इस बैंक में सिर्फ इसलिए आया था क्योंकि उसने अपनी आंखों से एक आदमी को बिना कोई अपॉइंटमेंट लिए करोड़ों निकालते हुए देखा था। अगर ऐसा कोई और कर सकता था तो वो क्यों नहीं? जैसे ही वो महिला गुस्से में सिक्योरिटी को बुलाने वाली थी, बैंक का मैनेजर अचानक बाहर आ गया। अरे क्या हो रहा है यहाँ? मैनेजर ने पहले क्रिश की तरफ देखा और फिर उस महिला से सारी बात पूछने लगा। मुझे 1 करोड़ रुपए निकालने हैं अपने बैंक से, लेकिन ये मुझे अपॉइंटमेंट लेने के लिए कह रही है। इससे पहले कि महिला अपनी बात मैनेजर को समझाती, क्रिश तुरंत मैनेजर से बोला, अपॉइंटमेंट लेना बैंक के तौर तरीकों में से एक था, लेकिन उस मैनेजर को इस बात से कोई परवाह नहीं थी। आपका मतलब है कि आपको 1 करोड़ रुपए निकालने हैं? मैनेजर क्रिश को ऊपर से नीचे देखते हुए बोला, ये मेरा कार्ड है। क्रिश का आगे कोई सफाई देने का मन नहीं था। उसने अपने पर्स से कार्ड निकाला और उस मैनेजर की तरफ रख दिया। मैनेजर थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन कार्ड चेक करने अंदर चला गया। कुछ ही मिनट बाद वो बाहर आया और अपने हाथों को मलते हुए काउंटर के दूसरी तरफ क्रिश के पास आकर खड़ा हो गया और मुस्कुराते हुए बोला, मिस्टर कृष्णन, मेरा नाम राहुल है, मैं यहाँ का मैनेजर हूँ। प्लीज मेरे साथ वीआईपी रूम चलिए, आपको जितने पैसे निकालने हैं आप निकाल सकते हैं। मैनेजर का ऐसा व्यवहार देखकर वहां मौजूद सबका मुंह बंद हो गया। वो हैरानी में एक दूसरे की तरफ देखने लगे। क्या ऐसा हो सकता था कि क्रिश के जैसे दिखने वाला आदमी इतना अमीर हो? कुछ 1 घंटे बाद क्रिश वीआईपी रूम से बाहर आया
उसने अपने एक हाथ की उंगलियों के बीच जलती हुई सिगरेट पकड़ी हुई थी और उसके दूसरे हाथ में एक ट्रैवल बैग था। मैनेजर का उसके प्रति व्यवहार इतना अच्छा होने के कारण जब क्रिश बैंक से निकला तो वो बहुत खुश था। ये क्या है? एंथनी ने क्रिश के हाथों में बैग देखकर पूछा। 1 करोड़, क्रिश ने बड़ा कैजुअली कहा और गाड़ी के ड्राइवर से बोला, मुझे आईटी पार्क के पास ले चलो। आईटी पार्क के पास किसी और का नहीं बल्कि आयशा का घर था। जिस आईटी पार्क में क्रिश जाना चाहता था वो इतना मशहूर नहीं था। अगर क्रिश गाड़ी में उनके साथ नहीं होता तो एंथनी कभी वो रास्ता नहीं ढूंढ पाता। और रही बात 1 करोड़ की, तो एंथनी को उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा था। आखिर मिस्टर खन्ना ने अपनी सारी दौलत क्रिश के नाम कर दी थी। मिस्टर खन्ना ने अलग से उसे कुछ पैसे दे रखे थे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी। ठीक इस समय आयशा के घर में लकी किसी दोस्त के साथ आया था। माँ, मैं घर वापस आ गया हूँ। अरे मेरा बेटा वापस आ गया, क्या तुम्हें भूख लगी है? ये कौन है? लता ने लकी के पीछे खड़े आदमी की तरफ देखकर कहा। लकी घर अकेले नहीं आया था, वो अपने साथ एक अधेड़ उम्र के आदमी को लेकर आया था। लता उस आदमी से पहले कभी नहीं मिली थी। हाँ, ये ऋषभ भाई है, लकी ने पीछे खड़े आदमी को मिलवाते हुए कहा। ऋषभ? लता उसको देखकर अजीब महसूस कर रही थी। नमस्ते, मेरा नाम ऋषभ कपूर है, ऋषभ ने अपने हाथ जोड़ते हुए लता से कहा। ऋषभ के मुंह से सिगरेट की बदबू आ रही थी। उसने अपने गले में सोने की चेन और हाथों में सोने की घड़ी पहनी हुई थी। ऋषभ के ब्रांडेड कपड़ों को देखकर कोई भी बता सकता था कि वो बहुत अमीर था। ऋषभ की नजरें बहुत गंदी थी। उसने लता को ऊपर से नीचे ऐसे देखा जैसे वो उसे खा जाएगा। भले ही लता की उम्र कुछ 43-44 थी, लेकिन फिर भी अपनी उम्र की औरतों में उसकी सुंदरता का कोई जवाब नहीं था। दूसरी तरफ लकी अपने ख्यालों में गुम था और इसलिए ये सब अनदेखा करता हुआ वो अपनी माँ को ऋषभ के बारे में बताने लगा। माँ, ऋषभ भाई का बहुत बड़ा बिजनेस है और ये हमारी मदद करने के लिए भी तैयार है, लकी ने एक बड़ी मुस्कान के साथ कहा। सच में? लता ये सुनकर फूली ना समाई। हाँ हाँ, मेरे लिए कुछ लाख रुपए बड़ी बात नहीं है, ऋषभ बीच में बोला। भले ही बस कुछ मिनट पहले लता को ऋषभ के सामने अजीब महसूस हो रहा था, लेकिन उसके पैसों के बारे में जानकर वो उससे एक बड़ी मुस्कान के साथ बात करने लगी। पहले उसने लकी को डांटने का नाटक करते हुए कहा, लकी, कितनी बुरी बात है, तुमने अभी तक अपने दोस्त को बैठने के लिए भी नहीं कहा। और फिर ऋषभ की तरफ देखकर बोली, प्लीज मिस्टर ऋषभ, आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। ये कहकर उसने लकी को अपने साथ किचन में आने का इशारा किया और वहां से चली गई। इस बीच ऋषभ लता को अपनी बुरी नजरों से तब तक ताकता रहा जब तक वो किचन के अंदर नहीं चली गई। लकी, क्या कहानी है इस ऋषभ कपूर की? लता ने किचन में घुसते ही लकी से धीमी आवाज में कहा। माँ, क्या आप भी एसआर कंपनी के बारे में नहीं जानती? लकी ने जवाब दिया। एसआर कंपनी सिर्फ 1 साल पहले बैंगलोर में सेटअप हुई थी। हालांकि ये कंपनी नई थी, लेकिन सब जानते थे कि उसका मालिक बहुत अमीर था। कंपनी एक बड़ा परिवार चला रहा था। लता ने भी अपनी सहेलियों से इस कंपनी के बारे में बहुत सुना था। अरे उस कंपनी का मालिक ऋषभ भाई है, लकी ने अजीब मुस्कुराहट के साथ कहा। क्या? लता ने बड़ी हैरानी से लकी की तरफ देखा। लकी अपनी माँ की इतनी बड़ी आंखें देखकर बोला, असल में उस कंपनी के मालिक सिर्फ ऋषभ भाई नहीं है, उनके पास सिर्फ कुछ ही शेयर्स है। बाकी सबसे बड़ा शेयर होल्डर उनका बड़ा भाई पुनीत कपूर है। भले ही लता के मन में पैसों के लिए लालच थी, लेकिन उम्र के साथ आए कई अनुभवों के कारण वो कुछ सोचने पर थोड़ा पीछे हट गई और लकी से बोली, लकी, मुझे सच बता, क्या तूने ऋषभ को पैसे की मदद के बदले कुछ देने का वादा किया है? लकी, जो कि फ्रिज में से मिठाई का डब्बा निकाल रहा था, उसे थोड़ा सा चखने के बाद वो कैजुअल आवाज में बोला, ज्यादा कुछ नहीं, मैंने बस उसे आयशा की फोटो दिखाई थी। क्या? लता की आवाज थोड़ा तेज हो गई। तूने पैसों के लिए अपनी बहन को बेच दिया? क्या क्रिश खो देगा अपना पहला प्यार? जानने के लिए सुनते रहिए माइंड टास्क, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।
भले ही लता के मन में ना चाहते हुए अपने बेटे के लिए ज्यादा प्यार था, लेकिन फिर भी आयशा